नमस्कार दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पवन सीरीज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कह रहा है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन कह रहा है। देखो, आपकी ऊंचाई कह रहा है 6 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है, और त्रिज्या कह रहा है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला याद रखना है, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका पाई का मान कितना हो जाएगा। देखो, पाई का मान रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे पाई बना रहने दो। आर का मान कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व, 3 × 3 9, 9 × 6 कितना है 54 पाई लगेगा, और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग देख के 54 पाई घन सेंटीमीटर। तो देखो आपका आंसर यहाँ पर देखो आपका दिया नहीं गया 54, इसके बाद में आपका पाई लगेगा, ऑप्शन में ध्यान रखना है 54 पाई हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन दिया गया, आपसे कह रहा है कि 27 घन सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले आपको घन के आयतन का फॉर्मूला याद रखना है। घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यू। ठीक है, क्या होता है भुजा क्यू। जैसे घन की भुजा मान लो ए है तो क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ना ये चीज़ पता है, घन का आयतन कितना दिया 27, तो 27 लिखेंगे और ये हो जाएगा ए क्यू। अगर इधर क्यू है ना तो इधर भी क्यू बनाओ, ये 27 कितने का क्यू हो जाएगा 3 का, तो 3 से 3 कटा तो ए बराबर कितना आया 3, तो ए बराबर 3 का मतलब इसकी भुजा कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घन के विकर्ण दिया 4/3 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो आपसे कह रहे हो देखो घन का विकर्ण दिया गया, घन का विकर्ण कितना दिया गया, देखो यहाँ पे आप लोग समझो 4/3 नहीं होगा, 4√3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेना। घन का विकर्ण दिया 4√3 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 4/3 क्वेश्चन लिखा है तो आपको हो जाए 4√3। और देखो फॉर्मूला याद रखने, घन का विकर्ण होता क्या है, घन का विकर्ण इक्वल टू आपको हो जाएगा a√3, मतलब भुजा √3 होता है घन का विकर्ण। ठीक है, तो देखो विकर्ण हमें पता है ना, इसकी जगह हम लोग ये 4√3 लिख सकते हैं, तो बराबर a√3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। तो मतलब घन की भुजा पता चल गई कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब आप लोगों को घन की भुजा पता है नहीं कितनी है 4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। देखो घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यू, भुजा क्यू मतलब 4 का क्यू, 4 का क्यू कितना होता है 4 चौक 16, चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, 64, और आपका आयतन है ना तो घन सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो ये समझो आपका जैसे ये आपकी वृत्त है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, अब देखो वृत्त की स्पर्श रेखा पे केंद्र से डाले गए जो लंब होता है, ठीक है, वो आपका समकोण बनाता है। हमेशा ध्यान रखना है, यही तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी तो होती है त्रिज्या, तो ये क्या करती है, ये स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 56 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करो। देखो पूरे सर्किल जैसे एक वृत्त होता है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है ये आपको समझना होगा। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, क्या होता है 2πr। ठीक है, आप लोग समझो। अब जैसे वृत्त को काट दिया जाए, आधा वृत्त कर दिया जाए, ठीक है, जैसे वृत्त काटा जाएगा तो 2πr का आधा ये हो जाएगा πr और आधा ये हो जाएगा πr, समझे ना। क्योंकि अगर वृत्त आपका आधा रहेगा, जैसे ये आधा रहेगा, तो इसकी जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, क्योंकि πr + πr तभी तो 2πr होगा। पूरे सर्किल का परिमाप कितना होता है 2πr होता है। क्लियर हुआ। अब ये वृत्त आधा है तो ये केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या, और केंद्र के इधर भी दूरी क्या होगी त्रिज्या होगी। तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, 2r। ठीक है, और ये कितनी है πr है। तो हमसे देखो परिमाप का मतलब आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, जो भी आकृति होती है उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को ऐड कर दिया जाए, मतलब वृत्त की ये लंबाई और ये लंबाई, इन सभी लंबाई को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है परिमाप बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं आपसे क्या कह रहे हैं अर्धवृत्त का परिमाप।
अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप मतलब इसकी जो अर्धवृत्त है ना उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को ऐड कर लो, जो भी है आपकी ये है ना, इसकी लंबाई कितनी है पाई आर है, क्लियर हुआ। इसकी लंबाई कितनी है प्लस का 2r है। अब इसको सॉल्व करो, दोनों में r है ना तो r कॉमन कर लो, r जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बचा पाई और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2, ठीक है। तो कोष्टक मतलब आपको हो जाए r कोष्टक के अंदर पाई प्लस 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, r कोष्टक के अंदर पाई प्लस 2। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, हमेशा ध्यान रखना। व्यास की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। व्यास 6 दिया, 6 का आधा करो 3 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं लॉग, यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे लॉग ई बेस e की पावर x दिया जाता है तो x आगे हम लोग लिख सकते, या तो ऐसे समझो लॉग m घात है, ठीक है। तो n लगा ना तो n आगे आ जाएगा, लॉग n लॉग m हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पर भी लिखा हो लॉग m पावर n तो n आगे आ जाएगा, लॉग m हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे अब इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये तो बेस में दिया गया, तो चाहो तो बेस में यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेस में ई लिख सकते हो, लॉग ई बेस m घात n, लॉग यहाँ पे क्या बनेगा n लॉग ई बेस m, ठीक है। तो ये चल, ये बेस में दिया गया, तो यहाँ पे कह रहा है लॉग 10 बेस 10 की पावर 4। तो आप लोग समझिए, ये तो इससे कोई मतलब है, 10 की पावर 4 है तो 4 आगे आएगा, 4 आगे आएगा तो यहाँ पर बनेगा लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो इसका जो बनता है 10 बेस 10, या तो ऐसे समझो यहीं पर लॉग ई बेस ई का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, हमेशा 1 होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। लॉग ई बेस ई मान लो या लॉग ए बेस ई मान लो, ठीक है। तो जैसे लॉग ए बेस ए मान लो, लॉग ए बेस ए का मान कितना होता है 1, मतलब यहाँ पे जो बेस में रहेगा वही यहाँ पे, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बेस में कितना है 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4, हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज़ केवल इसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है अगर बेस और ये सेम है दोनों चीज़ें तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे ए और यहाँ पर भी है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर कह रहे हैं 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया, तो वो तार की मोटाई दी गई 1 मिलीमीटर। ये जो मोटाई है ना वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आप लोग देखो। तो त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, 1/2 mm हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 mm को हमें सेंटीमीटर बनाने, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए, तो आप लोग ध्यान रखते हैं 1 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 का इसमें भाग करना होगा, जो भी आपका mm दिया उसमें 10 का भाग करोगे तो यहाँ पे हो जाए 1/20 सेंटीमीटर बनेगा, क्लियर नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है तार का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका टुकड़े का आयतन, जो घन का टुकड़ा है ना, टुकड़े का आयतन मतलब जितना वजन का टुकड़ा है उतना ही वजन आपका तार का रहेगा। और तार कैसा रहता है, एक तरीके से बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या है टुकड़े का आयतन कितना दिया 1 घन सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो पाई का मान तो यहाँ पे ऐसे ही बना रहे, चलो रख दो 22/7 यहाँ पे रखो, और r का मान कितना है 1/20 और 1/20 हो जाएगा इंटू h एक तरीके से पूछे, जो लंबाई है ना वो हम लोग h मान के चलेंगे। तो यहाँ पे h का मान कितना है 20/20 कितना है 400 × 7 हो जाए, 400 × 7/22 हो जाएगा, ठीक है। तो h वाला 7 × 28/22 हो जाएगा, काटेंगे 11 और 2 से काटे 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर h इक्वल टू आपको हो जाए 1400/11, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग भाग करना है, तो 11 का एक बार करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा 22 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 80 हो जाएगा, फिर तो 70 हो जाएगा, 7 3 बचेगा, फिर 30 हो जाएगा। तो ये लगभग आपका इतनी बार जाएगा 127.28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 कह रहे हैं कि प्रेक्षणों का माध्य दिया गया 20, तो देखो 4 संख्याएं दी, उनका माध्य कितना दिए गए कह रहे 20 है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि जब प्रत्येक प्रेक्षण में C जोड़ा जाता है तो कह रहे हैं कि माध्य 22 हो जाता है। अब देखो C जोड़ने पर, ठीक है, क्या कह रहे हैं C जोड़ने पर जो माध्य हो जाता है वो कितना हो जाता है 22 हो जाता है। अब आप लोग बताओ माध्य बढ़ कितना गया, भाई बताओ कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया ना, 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 जोड़ा गया होगा, कितना जोड़ा गया होगा 2 जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि वृत्त की त्रिज्या कह रहे 5 सेंटीमीटर है, कह रहे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है। जैसे ये सर्किल आपका दिया और यहाँ पे ये समझो ये कोई बाह्य बिंदु है और इस पर जब स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, मतलब ये दूरी आपसे पूछी गई। क्लियर नहीं? तो यहाँ से आप लोग समझना ये क्या होता है 90 डिग्री। जब ये लंब डाला, ठीक है, ये क्या डाला लंब डाला और ये क्या है एक तरीके से तो सेका अभी बताया था इसी क्लास में कि जो आपका लंब होता है ना वो स्पर्श रेखा समकोण बनाता है 90 डिग्री और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक है, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी और ये तो बताया ना ये क्या है लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगी ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। तो कर्ण कितना दिया एक्स स्क्वायर, लंब कितना दिया 5 कवर और आधार कितना दिया 12 कवर। ठीक है, तो 5 कवर 25, 12 कवर 144 और 25 169 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 मतलब 13 के स्क्वायर कैंसिल किया तो एक्स बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी दूरी पूछेगी वो हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिए गए समानुपात में हैं क्योंकि वो समानुपात में नहीं है क्योंकि, तो समानुपात में नहीं है क्योंकि तो इसका मतलब ये होगा यहाँ कोई माध्य पद नहीं है तो ये गलत है। दो ये आपके दोनों हो गए बाह्य पद और ये दोनों हो गए मध्य पद, तो गलत है। कह रहे कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, तो ये आपका देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों समानुपात में नहीं है। अगर समानुपात में नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल यदि बराबर आ रहा है तो इसका मतलब समानुपात में होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई जैसे आपकी संख्या अनुपात दिया समानुपात में है, ठीक है, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू होता है मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये सीधा रखना है कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाता है मध्य पदों का गुणनफल। मतलब बाह्य पदों का मतलब ये हो गए बाह्य पद दोनों, ठीक है, और ये हो गए दोनों मध्य पद। मतलब A गुणे D, इसका मतलब हो जाए A गुणे D बराबर B गुणे C होता है। ठीक है, अगर आप समानुपात में हैं तो ये चीज़ रखना है। अगर जैसे आपके जो अनुपात ये समानुपात में है तो क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू आपका क्या हो जाता है मध्य पदों का गुणनफल। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यदि बराबर आ रहे हो तो इसका मतलब ये समानुपात में है, बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब समानुपात में नहीं है। तो यहाँ पे देखो बराबर होगा ही नहीं, अगर बराबर होगा तो इसका मतलब ये समानुपात में होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है समानुपात में नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं होगा। ठीक है, कह रहे बाह्य पदों का गुणनफल इतना है तो ये तो चलो हमें गुणा करके देखना पड़ेगा। बाह्य पदों का गुणनफल कितना कह रहा है तो यहाँ पे 30 गुणे 300 करो। ठीक है, 1 2 3 0 यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, 3 3 9, ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है तो ये भी आपका सही बन रहा है। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल जब किया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। लेकिन आपका कह रहा है कि ये समानुपात पे नहीं है, क्योंकि नहीं है तो ये आपका करेक्ट आंसर है बाह्य पदों का गुणनफल, और कह रहे हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है। ठीक है, अगर देखो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब वो समानुपात में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि समानुपात में नहीं है, अगर समानुपात में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चित्र में कह रहे हैं कि वो वृत्त का केंद्र है। कह रहे हैं कि आपका देखो यहाँ पे कोण दिया जाएगा, जेड बना है वो गलती से, कह रहे हैं कोण AOB ये वाला देखो ये आपका चित्र दिए गए। ठीक है, इस टाइप से दिए गए। ठीक है, और ये आपका सर्किल दिया है, ये क्या दिया सर्किल। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला दिया ऊपर वाला 80 डिग्री, ये वाला 80 डिग्री दिया, ये वाला कोण आपसे पूछा गया। तो कह रहे कि देखो यहाँ पे जेड नहीं होगा, कोण ADB पूछा है, ADB ये वाला पूछा है। ADB मतलब ये कोण कितना डिग्री होगा और ये केंद्र पे बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। तो देखो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाहर ये क्या है परिधि पर कोण बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है परिधि पर कोण बन रहा है। तो इसी तरह हम लोग एक कोई परिधि पर कोण बना लेंगे इस टाइप से। ठीक है,
और यहाँ पे जैसे ये परिधि पर अपने मन से कोई कोण बना लेंगे, क्योंकि ये भी एंगल जो बन रहा है वो परिधि पर कोण बन रहा है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, परिधि पर कोई कोण बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक तरीके से चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। अब यहाँ से समझना ये कि ये केंद्र पे बन रहा है और ये परिधि पे बन रहा है, और आप लोगों को एक क्लास में करवा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवा चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है, तो ये परिधि पर बन रहा है और ये केंद्र पर, तो परिधि का कोण होता है केंद्र के कोण का जस्ट कितना होता है, आधा होता है। जैसे ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अब इसको थोड़ा गौर से देखो, इसको जब हम लोग गौर से देखेंगे, ये वाला देखो, यहाँ पे जब हम लोग गौर से देखेंगे एक तरीके से चतुर्भुज बन गया, देखो। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक। सम्मुख का मतलब ये हुआ कि जैसे चतुर्भुज है तो ये 40 डिग्री है, तो इसके वाला सामने वाला कितना है, 140 हो जाएगा। सम्मुख कोण समपूरक का मतलब होता है कि आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180। जैसे ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, 140 होगा, तभी तो 180 बन पाएगा। आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ये 40 है तो ये वाला कितना होगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है, कह रहे ओ है ना वृत्त का केंद्र, और कह रहे निम्नलिखित में सत्य है। कह रहे रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, जो रेखा पी क्यू है वृत्त का व्यास है, तो गलत है, ये स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है, व्यास नहीं है, क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, आप लोग देखें क्या है, स्पर्श रेखा है, व्यास नहीं है, तो ये चीज़ दर्पण है। अब कह रहे हैं कि रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, तो ये चीज़ दर्पण है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सी डी रेखा है वो वृत्त की छेदिका है, छेदिका मतलब वृत्त को, ठीक है, प्रच्छेद करती है दो भागों पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो दो भागों पे काट रही है। ठीक है, आपका कह रहे हैं कि ओ आर वृत्त की जीवा है। आपका देखो ओ आर ये वृत्त की जीवा नहीं होगी, वृत्त की जीवा नहीं होगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं क्या है, त्रिज्या है। ओ आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये चीज़ रख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कह रहे 2 वर्ष का ब्याज होगा, तो ऐसा ही बराबर आपको होता है पीआरटी। देखो फॉर्मूले याद रखो आप लोग, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता। मैथ बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो क्या है कि फॉर्मूले आप लोग याद नहीं करते हो, फॉर्मूले भूल जाते हो, तो क्वेश्चन कहाँ से लगेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना दिया, 2000 रुपये दिया, 2000 लिखना है, तो दर कितनी दी 5 और समय दिया 2 वर्ष। ठीक है, बटे कितना करना है 100। अब देखो 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 20 आएगा, 5 गुणे 2 कितना है 10, 20 10 गुणा करो कितना है 200। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डिग्री इक्वल टू लघु गणितीय। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 डिग्री इक्वल टू 15/625 का लघु गणितीय रूप है। तो देखो 5 डिग्री नहीं 5 की पावर 6 होगा, ये चीज़ रखना है। और यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, करवा भी चुका हूँ, log b बेस a इक्वल टू आपका c दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b की पावर c इक्वल टू a। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, b की पावर c, देखो यहाँ पे बराबर में वो b की पावर c आ जाए इक्वल टू a होता है। ठीक है, हमेशा दे रखो। तो देखो इस टाइप से जब भी लिखा है 5 की पावर 6 इक्वल टू 15,625, तो दोनों तरफ एक तरीके से ये समझो, या तो दोनों तरफ आप लोग क्या कर लो, ठीक है, लॉग ले लो, नहीं तो यहाँ से आप समझो तुलना करो। देखो b की पावर कितना है, ओ सॉरी इधर से तुलना करनी है, तो यहाँ पे देखो ये दिया b और ये क्या दिया है c दिया है, और ये दिया a, तो इसमें रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग में रखना है, तो लॉग में b की जगह कितना दिया, b की जगह कितना दिया 5 दिया है, तो 5 रखना है। ठीक है, b की जगह कितना रखना है 5 रखना है, और a की जगह कितना रखना है 15,625, a की जगह इक्वल टू c की जगह कितना रखना है 6 रखना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे तुलना करो, ये वैल्यू देखो यहाँ पे तुलना कर लो a b c के मान, और यहाँ पे रख दीजिएगा। तो v की जगह कितना रखना है 5, a की जगह कितना 15,625, और इक्वल टू कितना है, ठीक है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि आपका अनुपात दिया x का मान होगा, तो कह रहे हैं देखो 16 अनुपात कितना कह रहे हैं 8, समानुपात कह रहे हैं 8 अनुपात x होगा, यहाँ पे अनुपात लगेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुपात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16/8, और यहाँ पे समानुपात मतलब हो जाएगा बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करना है, x इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो x बराबर 8 गुणे 8/16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 से काटो 4, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है। जैसे वृत्त के चाप,
जैसे यहाँ पे चाप और जीवा, जीवा की बात कर रहा है, देखो जीवा की बात कर रहे हैं तो यहाँ से होगी, ये केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, केंद्र से होके नहीं जाएगा, ये चीज़ रखना है। जैसे ये व्रत का चाप हो गया, ये क्या हो गया, चाप हो गया, और ये जीवा हो गई। चाप और जीवा के द्वारा घेरा व्रत का जो खंड होता है वो क्या कहलाता है, व्रत खंड कहलाता है, ठीक है। व्रत का खंड क्या कहलाता है, व्रत खंड कहलाता है, ये चीज़ रखना है। अब ये अगर छोटा है तो इसको बोला जाए लघु व्रत खंड, छोटा है तो क्या बोला जाए, लघु व्रत खंड बोला जाएगा। अगर बड़ा है तो इसको बोलते हैं दीर्घ व्रत खंड, ये चीज़ रखना, दीर्घ व्रत खंड। अगर बड़ा होगा तो क्या बोला जाएगा, दीर्घ व्रत खंड, छोटा होगा तो लघु व्रत खंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्रत खंड। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।